हर हर महादेव। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और इसी क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, यहीं के आपके प्रतिनिधि और योगी जी सरकार में मंत्री श्रीमान अनिल राजभर जी, देश विदेश से पधारे सभी साधक व श्रद्धालुगण, भाइयों और बहनों, उपस्थित सभी साथियों, काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण तो है ही, ये नित नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। आज हम देख रहे हैं अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान का 58वां वार्षिकोत्सव स्वतंत्रता आंदोलन में सद्गुरु सदाफल देव जी की कारागार यात्रा के 100 वर्ष और देश की आजादी का अमृत महोत्सव, ये सब हम सब एक साथ इनके साक्षी बन रहे हैं। इन सभी संयोगों के साथ आज गीता जयंती का पुण्य अवसर भी है। आज के ही दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि में जब सेनाएं आमने सामने थी, मानवता को योग, अध्यात्म और परमात्मा का परम ज्ञान मिला था। मैं इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को और सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। भाई और बहनों, सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज
5101 यज्ञ कुंडों के विश्व शांति वैदिक महायज्ञ के रूप में, इतने बड़े सहयोगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज जो एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है, मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। साथियों, यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी और सहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने स्वरवेद के विचारों पर मंथन किया। जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सैकड़ों साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे जो आध्यात्मिक तप छोड़कर आजादी के लिए जुटे। हमारे स्वाधीनता संग्राम की ये आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं की गई जैसे की जानी चाहिए थी। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस धारा को सामने लाना हमारा दायित्व है। इसलिए आज देश आजादी की लड़ाई में अपने गुरुओं, संतों और तपस्वियों के योगदान को स्मरण कर रहा है। नई पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित करा रहा है। मुझे खुशी है कि विहंगम योग संस्थान भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। साथियों, भविष्य के भारत को सुदृढ़ करने के लिए
अपनी परंपराओं, अपने ज्ञान दर्शन का विस्तार आज समय की मांग है। इस सिद्धि के लिए काशी जैसे हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। हमारी सभ्यता के ये प्राचीन शहर पूरे विश्व को दिशा दिखा सकते हैं। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है। और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं, तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। भाई और बहनों, आज आप लाखों लोग यहां उपस्थित हैं। आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से आए हैं। आप काशी में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपने साथ असीम संभावनाएं, कितना कुछ लेकर आए हैं। आप काशी से जब जाएंगे तो नए विचार, नए संकल्प, यहां का आशीर्वाद, यहां के अनुभव कितना कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन वो दिन भी याद करिए, जब आप यहां आते थे तो क्या स्थिति थी। जो स्थान इतना पवित्र हो, उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। लेकिन आज ये परिस्थिति बदल रही है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला बदला लगता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां और बाहर ही निकल जाती है। बनारस आने वाली काफी सड़कें भी अब चौड़ी हो गई है। जो लोग सड़क के रास्ते बनारस आते हैं, वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा है, ये अच्छी तरह से समझते हैं। यहां आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं या मां गंगा के घाटों पर जाएं, हर जगह काशी की महिमा के अनुरूप ही आभा बढ़ रही है। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इस विकास का लाभ यहां आस्था और पर्यटन के साथ साथ यहां की कला संस्कृतियों को भी मिल रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों, कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं।
कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है, वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था। वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं। युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथियों, सदगुरु सदाफल जी ने स्ववेद में कहा है, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। यानी सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा, ऊंच नीच से भेदभाव से मुक्ति, यही तो आज देश की प्रेरणा है। आज देश का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं मेरा के स्वार्थ से ऊपर उठकर आज देश सबका प्रयास के संकल्प से आगे बढ़ रहा है। साथियों, स्वाधीनता संग्राम के समय सदगुरु ने हमें मंत्र दिया था स्वदेशी का। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने सर्वेद में कहा, हमें योग का, विहंगम योग का मार्ग भी दिया था। उनका सपना था कि योग जन जन तक पहुंचे और भारत की योग शक्ति पूरे विश्व में स्थापित हो। आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए, योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं,
तो हमें लगता है कि सद्गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। साथियों, आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है, उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान, विज्ञान, जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। मैं जानता हूं, विहंगम योग संस्थान वर्षों से इस विचार को आगे बढ़ा रहा है। आपका आदर्श वाक्य है, गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता के साथ इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए गोधन को हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ बनाने के लिए देश में अनेक प्रयास हो रहे हैं। साथियों, हमारा गोधन हमारे किसानों के लिए केवल दूध का ही स्रोत न रहे, बल्कि हमारी कोशिश है कि गौवंश प्रगति के अन्य आयामों में भी मदद करे। आज दुनिया स्वास्थ्य को लेकर सजग हो रही है। केमिकल्स को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ विश्व लौट रहा है। हमारे यहां गोबर कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा आधार होता था, हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी करता था। आज देश गोबर्धन योजना के जरिए बायोफ्यूल को बढ़ावा दे रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है और इन सब से एक तरह से पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है। आज से 2 दिन बाद 16 तारीख को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस पर एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी होने जा रहा है। इसमें पूरे देश से किसान जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी भी 16 दिसंबर को प्राकृतिक खेती के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और बाद में किसानों को घर घर जाके बताएं। एक ऐसा मिशन है जिसे जन आंदोलन बनना चाहिए और इसमें आप सभी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश अनेक संकल्पों पर काम कर रहा है। विहंगम योग संस्थान सद्गुरु सदाफल देव जी के निर्देशों का पालन करते हुए लंबे समय से समाज कल्याण के कितने ही अभियान चला रहा है। आज से 2 साल बाद आप सभी साधक यहां 100वें अधिवेशन के लिए एकत्रित होंगे। 2 साल का ये बहुत उत्तम समय है। इसे ध्यान में रखकर मैं आज आप सभी से कुछ कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, जहां सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी अबू जरारा को मार गिराया है। लश्कर का ये कमांडर था। 11 अक्टूबर को पुंछ इलाके में सेना के काफिले पर हमला कर फरार हो गया था। उस हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। आज सुरक्षा बलों ने घेर कर इस आतंकवादी को मार गिराया है। इसके पास से AK-47 राइफल बरामद की गई है। तो अबू जरारा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आज सुरक्षा बलों ने घेर कर इसको ढेर। तो प्रधानमंत्री मोदी बनारस में हैं, तो वहीं अखिलेश यादव जौनपुर में जन समर्थन जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने काशी का रूप बदल देने का दावा किया, तो अखिलेश यादव कोरोना काल में गंगा में तैरती लाशों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव से बात की हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा ने। क्या टीपू फिर से बनेंगे सुल्तान? और ये सवाल पूछा जा रहा है यूपी के चुनावी मैदान में। कांग्रेस और बीएसपी दोनों से गठबंधन करके इस बार एक तीसरा प्रयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव, और बीजेपी को उसकी ही रणनीति में मात देने की कोशिश में है।
ये भीड़ है यहाँ पर जो अखिलेश यादव को देखने सुनने आई है। अखिलेश जी जरा वेव करिए। ये अखिलेश यादव हैं। अखिलेश जी एक बात बताइए, किस आधार पर आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार कह रहा है जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, आखिर वो कौन सा आधार है? ये चुनाव से पहले कार्यकर्ता और पार्टियां नारे बनाती है, लेकिन जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा हुआ है, जिनकी आय दोगुनी होनी थी वो आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों की आय दोगुनी नहीं, कमाई आधी हो गई है, कमाई आधी है, महंगाई दोगुनी हो गई, तो कैसे खुशहाली आएगी? नौजवान बेकार है, बेकारी बढ़ी है, नौकरियां कम हुई हैं, सरकारी संस्थाएं बिक गई हैं, तो आखिरकार रोजगार और नौकरी के लिए क्या इंतजाम किया? जब ये कह रहे हैं कि देश हमारा नौजवान है, तो डबल इंजन की सरकार बताए कि इन नौजवानों के भविष्य के लिए क्या नौकरी और रोजगार का इंतजाम किया है। एक बात बताइए, अगर विरासत और विकास के साथ मोदी काम कर रहे हैं और उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निश्चित समय में बना दिया, एक तो आप क्रेडिट लेने की बात करते हैं कि भाई ये आपके कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ था, फिर आप दूसरा कहते हैं उनके बारे में जो टिप्पणी की है आपने कि बनारस आखिरी समय में रहने लायक है। बीजेपी कह रही है इस बात पर अखिलेश माफी मांगे, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप अपना इलाज करवा लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता और देश और दुनिया की जनता वो चीज़ कैसे भूल जाएगी कि जहां मां गंगा में हजारों लाशें बह रही थीं, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, आपका इलाहाबाद, उन्नाव, कन्नौज, जहां पर शमशान में लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए, और जिस समय जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरकार की थी, अस्पताल की ज़रूरत थी, बिस्तर की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तब ये सरकार कहाँ थी? अगर हजारों लाशें बही हैं गंगा में, तो उसके पाप का भागीदार कौन है? जिस समय जनता को ज़रूरत थी उस समय अनाथ क्यों छोड़ा गया? और दूसरा सवाल, चाहे वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसका नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के, क्या अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का नहीं है? क्या लैंड एक्विजिशन 70% समाजवादी सरकार में नहीं है? क्या मैं तो यूपी देखता रहा हूँ, मैं ये बात मान रहा हूँ। बीजेपी अब इसको दूसरा टर्न दे रही है। आपको याद करिए प्रियंका गांधी वाली नीच राजनीति का बयान, आपको याद होगा 2014 का। सवाल वो नहीं है, सवाल ये बता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये परंपरा है कि नहीं है कि गंगा में स्नान लेने के बाद सब पाप धुल जाते हैं? क्या ये परंपरा है कि नहीं है? क्या गंगा की परंपरा नहीं है? क्या वाराणसी की सच्चाई क्या है? आप गूगल उठा करके देखिए, क्या सच्चाई है बनारस की? बनारस किस लिए जाना जाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो कहा जाता है मुक्ति की नगरी, वो कह रहे हैं कि लेकिन मुक्ति की बात नहीं है। आखिरी समय पे जब आप सरकार में जा रहे हो, सरकार का जब आखिरी वक्त है वहाँ, तो सरकार को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, और किसान पे याद आया किसान आंदोलन खत्म हो गया। आप लोग एक बात कहते थे अजय मिश्र टेनी के बारे में, उनके बेटे के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो घटना हुई थी किसानों को रौंदने की, वो यूपी पुलिस अपनी जांच में कह रही है कि सुनियोजित घटना थी। तो योगी सरकार ने तो जांच ठीक की ना, आपके आरोप तो गलत हुए। केवल नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सरकार को अब हटाना चाहिए। और यही बात विपक्ष और पूरी जनता कह रही थी, अगर दोषी है कोई जान लेने, जिनकी हत्या हुई है, किसानों पे गाड़ी से कुचल दिया गया, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे जिन पे आरोप हैं, वो कम से कम साबित तो हुआ है। जांच तो सही दिशा में गई, आप कह रहे हैं। और केवल एक जांच, और उत्तर प्रदेश में जो हत्या हुई, इसी जौनपुर में कस्टोडियल डेथ हुई, 25,000 रुपए सिपाही पर इनाम घोषित हैं, 6 या 7 पर, कितने पकड़े गए? आपके गोरखपुर में एक व्यापारी को जांच में आया, गुप्ता परिवार लाती पहले जैसे ही किक किया, उसी में जान चली गई। जिम्मेदार कौन है? आखिरकार ये खुली छूट हत्या करने की, जान लेने की किसने दी? अखिलेश जी, आप जो कहते हैं ना, लाल पीला नीला सारी टोपियां दिख रही हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं चुनाव लड़ते आप? ये किसने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? पार्टी के नाम पे थोप देते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ निर्णय पार्टी पे छोड़ने चाहिए। पार्टी तो आप ही हैं, लेकिन हम अपने लोगों से राय तो लेंगे, क्योंकि मैं अभी लोकसभा में सांसद हूं, और कम से कम अपने लोगों से राय लूंगा। आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। अगर वो हाँ कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपके मन में क्या है? मन में ये है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो और ये
सरकार जो है, जिसने दुख दिया है, तकलीफ दी है, ये सरकार हटे। एक सवाल और दो सवाल बस मैं ये करना चाहूंगा कि आपने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर बीएसपी के साथ। आप खुद कहते हैं नया प्रयोग है, पर आपके गठबंधन सहयोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको नहीं लगता इनको समेटना बड़ा मुश्किल काम होगा, सीटों के एडजस्ट? देखिए, ये गठबंधन करते करते कम से कम ये अनुभव है लोगों को साथ कैसे चलना है, और समाज के हिस्सा हैं ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जाति जनगणना हो उसके लिए लड़ रहे हैं, संविधान को कुचला जा रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनका साथ रहेगा और ये मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि आखिरी वक्त पर पलट जाए? ये बीजेपी के लोगों को घबराहट है कि अभी भी उन्हें उम्मीद है कि गठबंधन टूट जाएगा। उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं, न गठबंधन टूटने जा रहा है, और अपनी सुविधा के हिसाब से दूसरों के स्टेटमेंट ट्विस्ट ना करें। आपको इस बात का अफसोस है कि आपने कभी राहुल या प्रियंका के खिलाफ नहीं बोला, पर शुरुआत प्रियंका ने की। देखिए, राजनीति में जो मर्यादा है, जो दायरा है, उसके भीतर हम लोग काम करेंगे, और एक मर्यादा और एक सीमा के बाहर हम समाजवादी लोग नहीं जा सकते। तो आपको लगता है प्रियंका ने वो मर्यादा तोड़ी? मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन समाजवादी लोग किसी मर्यादा में रहकर ही काम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस से अलग आप क्या ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखना चाहते हैं? ये अभी राष्ट्रीय राजनीति क्या होगी वो अलग बात है, पहले उत्तर प्रदेश से इनको भगाने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव जो रैलियों में हैं, और ये देखिए ये भीड़ है, और अखिलेश इसी तरीके से अपना चुनाव प्रचार करते हैं, रथ पर चारों कोनों पर जाते हैं, वेव करते हैं। और इस बार इनके लिए चुनौती बहुत कठिन भी है, क्योंकि 2014, 2017, 2019 तीन चुनाव में बीजेपी जीतती रही है। इसीलिए इस बार वो एक अलग प्रयोग लेकर के आ रहे हैं, पर क्या ये प्रयोग उनके लिए कामयाब रहेगा, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। अगर इस बार अखिलेश की जीत नहीं होती है, उनका ये गठबंधन छोटी छोटी पार्टियों के प्रयोग का गठबंधन फेल होता है, तो समझिए राजनीति में वो बहुत पीछे चले जाएंगे, ऐसा तो लग रहा है। लेकिन ये जो भीड़ है ना, ये उमड़ती हुई भीड़ ही उनके लिए टॉनिक का काम कर रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि ये भीड़ जो होती है ना, वो भीड़ भ्रम पैदा करती है, भीड़ के हिसाब से वोट नहीं मिलता, और ऐसा मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई चुनाव में देखा है। तो क्या इस बार अखिलेश की रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ अखिलेश की साइकिल को लखनऊ तक पहुंचा देगी? कैमरामैन मान बहादुर के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, जौनपुर। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। उनका अपना दावा है जीत का कि जनता इस बार बदलाव चाहती है, बदला मांगे बलिदान। कल श्रीनगर में आतंकियों के हमले में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को आखिरी विदाई दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग शहीद इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के घर पर जमा होकर मातृभूमि के लिए जान गंवाने वाले जवानों को सलाम कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के इस पाप को लेकर घर वालों में गुस्सा भी है। सबकी बस एक ही मांग है कि कसूरवार आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाया जाए। पहली तस्वीर गांदरबल जिले के यामचा की है, जहां शहीद रमीज अहमद के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं रामबन में शहीद इंस्पेक्टर गुलाम हसन के घर की तस्वीरें भी आप देखिए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तो रामबन और यामचा गांदरबल की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, अंधाधुंध गोलीबारी की गई, शहीद हुए इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के घर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।